अभी हम देखेंगे एसएससी सीजीएल सेट के सेकेंड नंबर के सेट के सवाल। तो सवालों पे आते हैं। किसी त्रिभुज में आपको जो है एबीसी में AB की वैल्यू दी है, AC की वैल्यू दी है, BC की वैल्यू दी है और कोण B के बारे में आपको पूछा है। तो इस तरीके से जो हमको एक त्रिभुज बोला गया है, ABC और AB की वैल्यू, BC की वैल्यू और AC की वैल्यू आपको दी है। सबसे पहले तो ऑप्शन से देखकर जो है थोड़ा बहुत अंदाजा भी आप कभी कभी लगा सकते हैं ऐसे सवालों में। कुछ सवाल ऐसी होती है कि जिसमें गेस करना पड़ता है और आपने अगर सही गेसिंग कर लिया तो आपका आंसर जो है निकल जाएगा। देखो वहाँ पर अगर 90 डिग्री दिख रहा है तो मैं कोशिश पहले ये करूँगा कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसकी दो जो भुजाएं हैं इसका एडिशन जो है मतलब कि इसके बराबर होना चाहिए, इनके वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री होगा। तो देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस निकालते हैं तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। AB की वैल्यू क्या है, A माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। उसके बाद में BC की वैल्यू आपको दी है रूट 2AB और इधर हमारा है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यह काम करते इसको यहाँ पर अपने वाले फॉर्मूले से ही छुड़ाते हैं जो कि है AC का स्क्वायर, इधर AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। देखते हैं कि क्या होगा। अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हमारा जो है ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है ये अगर यहाँ से आ गई तो हमारा आंसर सही होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB है ना, ये फॉर्मूला है। और ये इसका भी स्क्वायर बोला है ना BC का, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2AB बचेगा और ये कैंसिल हो गया तो हमको ये दोनों मिल ही गया है। तो हमारा आंसर जो है 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने ये प्रूव करके बताया है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यही हमको राइट हैंड साइड में मिल रहा है। दूसरे सवाल में बोला है x का 10% जो है y के 15% के 3 गुने के बराबर है। x का 10% बोला है तो 10%, ठीक है। ये बराबर किसके है, y के 15% के। k का मतलब क्या होता है, y के 15% गुना, k का मतलब गुना कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, मतलब कि 3 गुने के बराबर है ये बोला है। और आपको पूछा है x और y का रेशो, तो ठीक है निकाल लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो 100 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे 5 का भाग जाता है, 5 या 15 और अब यहाँ पर कितना बचा है 2x, इधर बचे हैं 3 गुना 3 9y। तो ये हो जाएंगे x को इधर ही देते, y को इधर लेके आ जाएंगे तो 9/2। तो ये तो इजी सवाल था। इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा। और इसका मतलब होता है 1 अपॉन, देखो इसका मतलब होता है कोस, कॉट अगर होगा तो कोसेक होगा, टैन अगर होगा है ना 1 प्लस टेन तो सेक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जैसे कि आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप बता सकते हैं कि सेक किसका इन्वर्स होता है, किसका अपोजिट होता है, कॉस का, है ना। तो इसके लिए हम ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ऑप्शन में जो है 1 दिया है क्या,
हाँ, तो इसका आंसर जो है देखो, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एडिशन क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर 1 होगा। सिंपल है ये। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है 4 नंबर का। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो ना। आप ये कितने का है, 15 का, 15 इसमें प्लस करेंगे तो 169 हो जाएंगे। 169 का वर्गमूल इधर लेके जाएंगे, ये हो गए 13। 13 इसमें प्लस किया तो कितने हो गए, 121। 121 का वर्गमूल इधर डाल देंगे, 11। 11 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 इधर डाल दिया तो हो गए 16। और लास्ट में इसका वर्गमूल निकाल के बाहर लेके जाएंगे, जो कि आ गया 4। तो इसका आंसर होगा 4। सवाल में बोला गया है कि दो राइफल में से जो है 2 गोलियां छोड़ी गई है और उनके बीच का जो है अंतराल जो है 11 मिनट 45 सेकंड का है। हम ये समझते हैं यहाँ पर कि जो पहली गोली छोड़ी गई है वो ट्रेन को सुनाई दी, उसके बाद में जो दूसरी गोली छोड़ी गई उसमें जो है कितने का अंतर है, 11 मिनट 45 सेकंड का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद में क्या बोला उसने कि 11 मिनट। अब देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये समय का जो है यहाँ पर आपको सबसे बड़ा रोल जो है दिखेगा। इसीलिए इस 11 मिनट 45 सेकंड को जो है आपको इस तरीके से समझना है कि ये हमको क्या और बताना चाहता है। ये हमको बताना चाहता है कि एक पॉइंट है जिस पर जो है अभी अभी जो है गोली छोड़ी गई है और बी पॉइंट है जहाँ पर गोली अब पहुँच चुकी है। ठीक है, इनके बीच का क्या बता रहा है, ए और बी के बीच का दूरी का भी आपको इससे जानकारी मिल रही है, इसके बीच की दूरी की। हम ये भी बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच की जो दूरी है वह 11 मिनट 45 सेकंड की है। अब यह आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि 11 मिनट के बाद में जो है बुलेट यहाँ पर बुलेट का जो मतलब कि ध्वनि था वह ट्रेन को सुनाई दिया। अब ये हम जो है इसको इस तरीके से समझते हैं कि 11 मिनट हो गए हैं। सीधी सी बात है, बी से जो है वो अब कहाँ पर पहुँच गई है, इस पॉइंट पर जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है। यहाँ पर ट्रेन भी पहुँची है। क्यों? क्योंकि ट्रेन के लिए भी वो ही समय चल रहा है जो बुलेट के लिए चल रहा है। समय दोनों के लिए एक जैसा चल रहा है ना। तो 11 मिनट हो गए ध्वनि को यहाँ पर पहुँचने के लिए लगे, 11 मिनट ट्रेन को यहाँ पर पहुँचने के लिए लगे। अब मुझे ये बताइए कि ये पूरा रास्ता अगर 11 मिनट 45 सेकंड का था और 11 मिनट का सफ़र जो है बुलेट ने तय कर लिया है, तो अब उसका कितना सेकंड का रास्ता बचा है? तो आप बिल्कुल सही है, 11 मिनट जो है अगर माइनस कर देंगे तो सीधी सी बात है 45 सेकंड का रास्ता बचा है। किसका? ध्वनि का। कहाँ पर पहुँचने के लिए? ए पर पहुँचने के लिए। अब इससे जो है हमको इसके बीच की दूरी जो है इस समय और गति के फॉर्मूले से जो है मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हम जानते ही है, यहाँ पर आपको ध्वनि के बारे में जो है ध्वनि की गति के बारे में जानकारी पहले से दे दी गई है और आपको बस यही पता करना था कि समय क्या है। इससे आप अगर इसके बीच की दूरी अगर पता कर लेते हैं तो आप जो है वही दूरी का इस्तेमाल करके जो है ट्रेन की गति भी पता कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेन को यहाँ पर पहुँचने के लिए कितना समय लगा, तो सीधी सी बात है, बुलेट इधर से आने का काम कर रही थी, उसको 11 मिनट लगा और इधर से ट्रेन भी आ रही थी, उसको भी 11 मिनट लगा। 11 मिनट के बाद उसको सुनाई दिया ना, दोनों का समय एक जैसा चल रहा था ना। तो यहाँ पर जो है हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेन को यहाँ पर पहुँचने के लिए 11 मिनट लगे, बुलेट को ए पॉइंट पर पहुँचने के लिए अब 45 सेकंड लगेंगे।
तो चलो अब हम जो है अपने सॉल्यूशन पर आते हैं। आई होप कि यहाँ तक जो है बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब हमको जो है बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हमको बस इस दूरी के बारे में अभी जो है ज़्यादा मतलब के सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर पता चल गया तो इससे जो है हम इसके बारे में जो है ट्रेन की गति के बारे में पता कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको पता है कि आपको अगर गति निकालना है तो आपको जो है गति का फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। गति का फॉर्मूला क्या है? अंतर बटा समय। अंतर बटा समय, आपको ये दोनों चीजें पता होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब अंतर हमको कहाँ से मिलेगा, तो कहाँ से मिल सकता है? जब ऐसा सवाल आता है तो यहाँ पर हमको, जब बुलेट के बारे में जब हम सोच रहे हैं, उसके जो है उसको यहाँ पर पहुंचने के लिए हमको पहले ही पता चल गया कि 45 सेकंड लगने वाले हैं, है ना। हम बस इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, इस सवाल को बस इमेजिन करना है। मैंने बुलेट बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि बुलेट यहाँ पर पहुंची है, हम उसके ध्वनि के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसको इमेजिन कर रहे कि चलो मान लेते ध्वनि को ही बुलेट बना दिया हमने, ठीक है। तो ध्वनि जो है यहाँ पर पहुंचने के लिए 45 सेकंड लेंगी और उसकी गति जो है हमको दिया है कितना, 330। अगर ये मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, हमको किसके बारे में पता चलेगा, अंतर के बारे में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अंतर जो है हमको पता चल गया है, ठीक है। अब ये वाला जो अंतर इसके लिए जो है, ट्रेन के लिए जो है, वही अंतर जो है ध्वनि के लिए है, सेम है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यार दोनों का तो अंतर सेम ही है ना, दोनों तो एक ही अंतर तय कर रहे हैं, ये इधर से वो इधर से। तो दोनों के लिए क्या है ना, यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। ये समय को इधर लेके आ गया तो क्या हो गया, समय गुना गति, अंतर इक्वल टू, ठीक है। तो समय गुना गति, समय गुना गति दोनों तरफ लिख देते हैं, समय गुना गति इक्वल टू समय गुना गति। अब इसका समय जो है हमको पता है, ट्रेन का मान लेते हैं। ट्रेन को यहाँ पर पहुंचने के लिए 11 मिनट लगे, 11 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 11 इंटू 60। इसकी गति हमको नहीं पता, इसको x लेते हैं। अब यहाँ पर जो समय है वो भी आपको दिया है 45 सेकेंड, 45, और इसकी गति जो है 330 मीटर प्रति सेकंड है। ये आपको याद रखना है, मीटर प्रति सेकंड है। तो इसको आपको बाद में जो है, आप जब आंसर निकालोगे तो वो आपका मीटर प्रति सेकंड में ही आएगा। अगर गति निकालेंगे तो उसको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ से जो है जब आप डिवाइड कर दिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 उधर जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ये हो गए 66। x इक्वल टू 45 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 66। ये जो है इससे डिवाइड हो गया तो यहाँ पर 2 बचे, 45 बटा 2। अब आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इधर ही मैं लेता हूँ, आपको पता ही है, मैंने बताया किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति आवर में। यानी कि इसको जो है आपको क्या करना है, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये मीटर जो है छोटा होता है, सीधी सी बात है। किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। आसानी से बता रहा हूँ, ट्रिक भूल जाते कभी कभी पेपर में, कन्वर्जन करना भी। तो इसको जो है मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे किलोमीटर में बनाना है। बड़ी संख्या क्या है, 18 है, तो 18 को ऊपर लिखूंगा। और ये क्या है, 45 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे 9, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 9, 9 9 81 किलोमीटर पर आवर हो गया। हालांकि मैं इसको जो है अपने दिमाग में भी कर सकता हूँ, लेकिन ये यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत जरूरी था कि इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ। और मुझे लगता है कि अब जो है आप लोग इसको समझ गए होंगे। छठवें सवाल में जो है आपको इस तरीके से सवाल दिया है, इस तरीके से सवाल दिया है। तो इस सवाल में देखो, जब भी आपको इस तरीके से दिखता है ना, जो वैल्यू यहाँ पर है वो वैल्यू यहाँ पर है, तो ये हम जो है इस तरीके से देखते हैं, a + 1/a है ना, इस वाले फॉर्म में। तो
इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि प्लस है तो क्या करना है, माइनस है तो क्या करना है। या फिर आपको अगर भूल गए तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन निकालना आना चाहिए, कैसे वो निकालते हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, जो कि यहाँ पर -2 यहाँ पर नहीं है, और इसके डिनोमिनेटर भी ये वैल्यू दिख रही है -2, तो यहाँ पर भी -2 होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये एडजस्ट करेंगे -2। तो एक काम करते हैं, -2 जो है अगर हम जबरदस्ती तो दे नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, -2 यहाँ पर देंगे, तो इसको कैंसिल करने के लिए उस साइड में भी दे देंगे, ठीक है, दोनों तरफ। तो a-2 अब हमको मिल गया है, ठीक है। अब ये याद रखना, इधर हमने दिया है तो इधर भी देंगे -2, बोथ साइड है ना। उसके बाद में -1/a-2। चलो अभी हम अपने फॉर्म में आ गए हैं। इधर कितना हो जाएगा, -2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 2, है ना। तो a-2 -1/a-2 इक्वल टू 2। अब देखो, आपको जब भी यहाँ पर वर्ग करना है ना, तो इसमें याद आपको सिंपली ये रखना है, यहाँ पर भी आप वर्ग करेंगे। और देखो वर्ग में क्या आता है, मिडल में जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो a-b होल ब्रैकेट स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab आता है ना। बस इसको याद रखो, ये माइनस, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आता है। तो सीधी सी बात है, इसका अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर इधर क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। और आपको फिर ये जो है यहाँ पर क्या होता है, ये -2ab जो है ना, ये क्या हो जाता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, a की ये है, और b की वैल्यू ये पूरी की पूरी है। तो क्या होता है यहाँ पर, जब हम यहाँ पर ये लिखते हैं 2 इंटू a-2 इंटू 1/a-2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम ही है ना, ठीक है। ये ऊपर था, ये नीचे था, जब गुना करेंगे तो कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, यहाँ पर 2 बचता है हमेशा। तो स्क्वेयरिंग जब भी करोगे तो याद रखना है कि 2 ही बचता है, ठीक है। और ये चीज याद रखना है कि अगर यहाँ पर माइनस है तो इसका उल्टा आपको उधर करना है। आप क्या करेंगे, बाद में यहाँ पर 2 बचेगा तो उसको उधर लेके जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, मैं पहले एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इसका चलो अभी वर्ग करते, इसका वर्ग तो इसका भी वर्ग, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो गया। इसका वर्ग जब करने जाएंगे तो चलो क्या होता है देखते हैं। एक काम करता हूँ, चलो अभी पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/a-2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब जब हम इन दोनों को गुना किए थे तो हमने देखा था ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ -2, है ना। 2ab रहता था, लेकिन a और b आपस में कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि ये इस फॉर्म में दिख रहे हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इस -2 को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 + 2, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे फिर ये 6। और हमको किसकी वैल्यू निकालना था, इसी की वैल्यू निकालना था जिसमें बीच में प्लस होना चाहिए था। अब सिंपल याद रखो कि अगर आपको यहाँ पर अगर माइनस दिखा, ठीक है, माइनस के लिए अगर निकालना है और प्लस के लिए निकालना है तो क्या करना है। अगर यहाँ पर आपका माइनस दिख रहा है, ठीक है, जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो बस आपको ये याद रखना है कि उधर जाके उसका अपोजिट साइन होगा। ये इस 2 को आप उधर लेके जाओगे, लेकिन उसको उधर लेके जाने के पहले वर्ग कर लेना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 4 थे, सॉरी यहाँ पर 2 थे, 2 का वर्ग 4 हो गया। फिर आप 2 को यहाँ पर नेगेटिव में था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर माइनस है तो उधर प्लस करेंगे, और यहाँ पर अगर प्लस हुआ तो उधर जाकर माइनस करेंगे। चलिए ऐसे ही एक एग्जाम्पल में आपको समझा के बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बस याद रखना है ये इसको, ठीक है, जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो सीधी सी बात है ये तो प्लस बनेगा ही,
ठीक है। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर तो पहले लिख देना है आपको, फिर याद रखना है कि यहाँ पर अगर प्लस था तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा, इसका अपोजिट, क्योंकि स्क्वेयरिंग करते हैं तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 में से 2 गया 7, तो इसका आंसर कितना होगा 7। और अगर यहाँ पर आपको यदि माइनस दिया होता और आपको बोला होता प्लस के लिए निकालना है, तो आप क्या करते, पहली चीज वर्ग करते, है ना। अब आपको पता है यहाँ पर माइनस है, उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस होता 2, मतलब अपोजिट कर देना ऐसा ही। तो इसका आंसर कितना आएगा 11। आप खुद जो है करके देख लो, एक और सवाल अगर आपको करना होगा तो। इक्वल टू 5, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो उसको जो है अलग चैप्टर में देखेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन में। अब आते हैं 7 नंबर के सवाल पर। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाया गया रनों का औसत। देखो ये सवाल जो है मैंने आपको ट्रिक से बताया। आपकी ट्रिक्स क्या होती है, पहले की जो संख्या होती है या पहले पारी के जितने भी मतलब कि वो पारी खेला है 20, उनका औसत, ठीक है, उनका औसत आपको कितना दिया है 32, और उसके बाद में क्या बोला है कि उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत का रन जो है बढ़ जाए। तो वृद्धि, हम यहाँ पर वृद्धि या कम लिखते हैं, कितने की वृद्धि चाहिए 4, तो उसको अगली पारी में कितने रन बनाने हैं वो हमको यहाँ पर मिल जाता है। मतलब कि ये 20वीं है तो ये 21वीं पारी के रन जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना होता है, ये ट्रिक्स याद रखनी है, 20 गुना 4 80, और बाकी चीज़ें जैसे कि वैसे आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 116, यानी कि 20वीं पारी के जो रन है 116 रहेंगे। ये ट्रिक्स जो है ना पूरी जितने भी सवाल है ना इसके ऊपर में, एवरेज के ऊपर में से, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, कुछ भी पूछे, ये मेथड बहुत इफेक्टिव होती है। आप लोग अगर एवरेज का मेरा चैप्टर देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेंगी, और एक ही बार याद रखना है, ये भूलते नहीं है फिर कभी। अच्छी ट्रिक। इस तरीके से जो है आपको 8 नंबर का सवाल दिया है। तो इस सवाल को जो है करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो चलिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ दी है x की वैल्यू, इसी से जो है आपको ये फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 3p x के साथ में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से जो है 3p निकाल कर इधर भेज दीजिए, और यहाँ पर 3q है तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ। सबसे पहले इसको मैं 2q इंटू 3p लिखता हूँ और p प्लस q, ताकि मैं जो है इस 3p को इधर लेके आ जाऊँ, ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं। फिर इसको इधर लेके आ गया तो यहाँ पर बचा 2q अपॉन p प्लस q। अब आपको याद रखना है, जब आपको इस फॉर्म में अगर लाना है तो इसको हम ला सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे, तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये मेथड का नाम है योगांतर नियम, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि आपको p/q दिया है, ठीक है, p/q इक्वल टू a/b लिख देते हैं। अगर इस तरीके से अगर दिया है, जैसे कि अभी यहाँ पर दिया था इसका रेशो इसके रेशो के बराबर है, इस तरीके से अगर दिया है तो आपको याद रखना है p प्लस q अपॉन p माइनस q, यानी कि यही चीज ऊपर प्लस करना है, यही चीज नीचे माइनस करना है इसी में से। तो आपको यहाँ पर भी वही करना होता है, a प्लस बी a माइनस बी। इस मेथड को हम योगांतर नियम कहते हैं या फिर कंपोनेंटो डिविडेंटो मेथड। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको ये इसकी वैल्यू मिल जाएंगी। तो देखते हैं कैसे।
इसमें से ये क्या करना है, यहाँ पर प्लस चाहिए तो प्लस करेंगे, जो आपको चाहिए वो आप कीजिए, प्लस करना है प्लस कीजिए, माइनस करना है माइनस कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर x माइनस 3p, तो वही चीज यहाँ पर भी करेंगे, 2q, ये चीज ऊपर में प्लस करना है तो प्लस करेंगे p प्लस q, और यही चीज अब माइनस करना पड़ेगा इसमें से q दिया है क्या यहाँ पर, हाँ हमारे पास 2q बचा था, प्लस अब देखो यहाँ पर माइनस करना है तो दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस p माइनस q। अब जो है आप इसकी वैल्यू जो है बाद में वहां पर हम पुट करेंगे, कितनी आ रही है, p प्लस करेंगे तो q इसमें प्लस करेंगे तो 3q प्लस p, और यहाँ पर हो जाएगा q माइनस करेंगे तो q माइनस p। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमको इसकी वैल्यू मिल गई x प्लस 3p अपॉन x माइनस 3p की वैल्यू मिल गई। सेम जो है अभी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इसकी, यही से चालू करते हैं। यहाँ पर हमने 3p लिखा था ना, और यहाँ पर 2q लिखा था और 3p लिखा था, तो अब जो है हमको कितना चाहिए, 3q चाहिए, तो 3 को इधर रख देते हैं और 2 को इधर लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर अभी लेंगे 2p गुना 3q डिवाइडेड बाय p प्लस q, वही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है इस 3q को इधर लेके आ जाएंगे, क्योंकि हमको 3q से अभी ये बनाना है ना, इस तरीके से। इधर बचा 2p p प्लस q, अब यहाँ पर वही योगांतर नियम फिर से लगाएंगे तो आपको वही वैल्यू यहाँ पर मिल जाएंगी, 3x प्लस 3q अपॉन x माइनस 3q। अगर आप जो है इस मेथड को समझ गए तो आप फास्ट भी कर सकते हो, सीधी सी बात है, हर सवाल तो इजी देंगे नहीं जो 1 या 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, कुछ सवाल में आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ से हम माइनस करेंगे, माइनस p माइनस q, और यहाँ पर आपको इसकी भी वैल्यू मिल जाएंगी, बाद में वो आप उसमें पुट करोगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है, ये हो गए 3p प्लस q, और यहाँ पर हो गए कितना, ये माइनस हो जाएगा p इसमें से, तो p माइनस q, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू थी, x प्लस 3q अपॉन x माइनस 3q, इसकी वैल्यू थी। अब आपको जो है दोनों की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पर पुट कर दो और आप जो है अब इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है, ये यहाँ पर लिख देते हैं, क्या दिख रहा है, 3q प्लस p, थोड़ा लंबा चले गया सवाल, q माइनस p। अब देखो यहाँ पर आपको याद रखना है q माइनस p यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर ये चेंज हो गया ना, इंटरचेंज हो गया, ये इधर हो गया इधर हो गया, तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो फिर से। बस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो माइनस साइन है वो कॉमन निकाल के आप बाहर निकाल लो, तो ये आप इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं जो है इसको इस तरीके से लिखूंगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिखा, जैसा है वैसे ही लिखता हूँ फिलहाल समझने के लिए। 3p प्लस q अपॉन, बस ये करता हूँ, माइनस q को इधर रख देता हूँ और प्लस p लिख देता हूँ, है ना, यही है ना, यहाँ पर p प्लस में है। अब आपको क्या करना है, इस माइनस को जो है ये q के आगे नहीं रखना, तो आपको q के आगे नहीं रखना, तो आप क्या करेंगे, माइनस को जो है कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। 3q प्लस p अपॉन q माइनस p, जैसे कि वैसे, ये प्लस को भी वैसे ही लिखता हूँ बिना समझने के लिए, 3p प्लस q अपॉन माइनस ऑफ, अब q के आगे जो माइनस था उसको बाहर निकाल लिया तो ये प्लस हो गया, अब ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब आप वापस माइनस दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि कोई भी यहाँ पर जो है गड़बड़ ना हो, ठीक है, आ तो रहा है।
बहुत लंबा हो गया सवाल। तो यहाँ पर अभी हम ये माइनस साइन का क्या करेंगे, तो इसको हम आगे लेके जाते हैं। आप इसको आगे लेके जा सकते हो, तो यहाँ पर चले जाएगा। अब ये बराबर हो गया है, तो आप जो है इसको एक ही बार लेंगे क्यू माइनस पी को, और ऊपर वाले को माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो याद रखना ये जो है ब्रैकेट में रहेगा, तो ये दोनों माइनस होंगे। 3q प्लस पी माइनस 3p माइनस q। अब यहाँ से q माइनस होगा, यहाँ से p माइनस होगा, तो ऊपर में 3q में से 1q माइनस हुआ 2q, और 3p में से 1p माइनस हुआ माइनस ऑफ 2p, और q माइनस p। अब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ऊपर में क्या आएगा, q माइनस p, और नीचे में भी q माइनस p। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 2। तो इसका फाइनल आंसर होगा 2। देखो ये जो मेथड है इसका एक और सवाल जो है आगे तीसरे सेट में भी मिलेगा, इसलिए योगांतर जो नियम आपको मैंने बताया है इसको आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सवाल आ ही रहा है इसमें, एसएससी के सवालों में आपको मिलेगा सीजीएल के पेपर में। तो 9 नंबर का सवाल देखते हैं। 12 पुरुष एवं 16 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। इस तरीके से आपको दिया है कि 12 पुरुष यानी कि मैन, तो एम लिखता हूँ, प्लस 16 लड़के यानी कि बॉयज, ये जो है 5 दिन में काम कर रहे हैं। 5 दिन लगा रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है। 5 दिन में कुछ काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो बस इतना ब्रैकेट में लिख के रख देता हूँ। उसके बाद में आपको देखो क्या बोला है कि 13 पुरुष बोला है, यानी कि 13 आदमी जो है अब काम पे लगाए गए हैं, 24 लड़के काम पे लगाए गए हैं, और ये भी जो है काम को, उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। मतलब काम अगर सेम है, सीधी सी बात है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ये बोल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सिर्फ दिन की संख्या अलग है। ये 5 दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है दिन भी सेम होने चाहिए ना। अगर ये दोनों काम सेम कर रहे हैं तो इनके दिन भी सेम कर देते। तो दिन सेम करने के लिए क्या करना है, आपको बस ये लॉजिक लगाना है। देखो अगर मैं 5 दिन लगा रहा हूँ इतने आदमियों और इतने बच्चों को लेकर, अगर यही काम जो है मैं 1 दिन में करना चाहूँ, तो 5 दिन में जो है जितनी बार मैंने इन आदमियों को बुलाया है, मैं ऐसा कर सकता हूँ ना इकट्ठा, कि हर बार जो है मुझे इन आदमियों को 5 बार बुलाना पड़ा। तो 5 बार बुलाने के बजाय मैं इकट्ठा जो है जितने आदमी मुझे 5 दिन में लगे, जैसे कि 12 12 12 12 12 है ना, 5 दिन तक लगे, तो इकट्ठा एक ही दिन बुला लेता हूँ। तो सीधी सी बात है 5 दिन में, है ना। अगर ऐसा मान लेता कि पहले दिन जो है कुछ अलग आदमी आए, दूसरे दिन कुछ अलग आया, तीसरे दिन कुछ अलग आया, तो इकट्ठा जो है अगर मैं इनको एक साथ बुलाता, 5 दिन का काम 1 दिन में करना है, तो कितने आदमी लगते मुझे, तो 5 गुना कर दो आप इसको, है ना, 12 गुना 5, तो आपको जो है पता चल जाता कि 1 दिन में जो है मुझे कम से कम 60 आदमी बुलाने पड़ते अगर 1 दिन में काम खत्म करना है, ठीक है। तो 1 दिन में काम खत्म करना है तो हमको 5 दिन में जितने हमने इन्हीं लेबर को लिया है, हम एक काम करते लेबर बढ़ा देते हैं, है ना। तो 5 दिन का काम जो है 1 दिन में हो जाएगा। तो आपको अगर नहीं समझ में आता है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो। इस 5 को इधर लेके आ गया मैं, तो 1 बचा यहाँ पर। ऐसा मतलब कि आपको याद रखना है, समझ गया है तो बहुत अच्छी बात है। 80 हो जाएंगे 5 गुना 16, यानी कि 5 बार बुलाने के बजाय मैंने और बच्चों को बुला लिया जितने मुझे चाहिए थे 1 दिन में काम खत्म करने के लिए। 5 गुना चाहिए रहेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पर कितने गुना आदमियों को बुलाना पड़ेगा, 4 गुना, तो 4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि 1 दिन का जो है काम 1 दिन में काम खत्म करने के लिए 52 पुरुषों को बुलाना पड़ेगा और 96 बच्चों को बुलाना पड़ेगा। अब ये दोनों तो सेम काम कर रहे ना, ये और ये, अगर ये काम भी सेम कर रहे और दिन भी सेम लगा रहे तो सीधी सी बात है ये भी सेम ही होंगे,
है ना, तो हम ये बोल सकते हैं 60 men प्लस 80 बॉयज इक्वल टू 52 men प्लस 96 बॉयज। अब आप 96 बॉयज को उधर ही रहने दीजिए, ये 80 को उधर लेके आ जाओ, 52 को इधर लेके आ जाओ, ये इधर आके इसके साथ में माइनस हो जाएगा, तो कितने बचे 8 मेन, ये 80 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितने बचे 16 लड़के। इसका भाग जाता है इसमें, यहाँ पर आगे 8 गुना 16, 8 एकम 8, यानी कि m इक्वल टू कितना आया 2b। अब आपको b को इधर लेके आ जाना है, तो ये हो जाएगा m/b, तो m/b आपको क्या दिख रहा है 2/1, है ना, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो वो होगा 1। अब देखो ये जो सवाल है इसमें आपको जो है थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी, x की वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पुट करेंगे तो वर्ग करना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ x दिखाई दे। तो ऐसा कब हो सकता है, जब हम जो है यहाँ पर इसको किस फॉर्म में ला सकते हैं, वर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखते हैं लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा 4 को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2x है तो इसका हम जो है वर्ग नहीं कर पाएंगे, या इसको हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे बराबर तरीके से। तो आपको जो है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो इसका जो b का मान है, a का मान अगर x है तो b का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तभी जो है ये 2x 2ab बनेगा ना, है ना। तो b की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए 1 की, इससे कोई यहाँ पर फर्क ना पड़े। तो अगर आपने गेस कर लिया है तो सही पकड़ लिया है, समझ लीजिए 2x प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 3। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं मान लेता, ये अपना किस फॉर्म में आ गया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना, इस फॉर्म में दिख रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस b का, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है, और ये 1 है तो यहाँ पर जो है ये b के जगह पे हमने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ 2a दिख रहा है आपको। तो ये किसका फॉर्मूला बना, a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3। अब देखो यहाँ पर जो है x माइनस 1 दिया है, आप यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट कर सकते हो अभी। तो देख लेते हैं पुट करके क्या होता है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 प्लस √2 प्लस √3 होल ब्रैकेट स्क्वायर के पहले -1 भी है ना इधर, -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस √3, सॉरी ये 3 है। बहुत भागदौड़ होती रहती है, इसीलिए क्या है ना मेरा दिमाग भी थक जाता है। ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा √2 प्लस √3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3। अब आप इसको स्क्वायरिंग करोगे तो आपको जो है आपका आंसर मिल ही गया है। इसका स्क्वायर a का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 2ab यानी कि इन दोनों का गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा ना, 2 गुना 3 6। और उसके बाद में प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही बचेगा, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3। अब आप जिसमें मिला सकते हो उसमें मिला लो, ये 6 और ये 2 8, 8 प्लस 2√6 हो गया आंसर। अगर मैं जो है अपने आप को दोबारा से इस वीडियो को देखूंगा ना फ्यूचर में, तो मुझे हंसी आएगी इस बात पे कि इस समय जो है मेरे पास में जो है कम से कम 3 घंटे होंगे, क्योंकि 11-12 बजे मुझे इतनी भयानक नींद आ जाती है कि मैं सो ही जाता हूँ। और सुबह मॉर्निंग ड्यूटी है,
और मुझे खाना बनाने का समय भी जो है मेरा 11 के पहले है, यानी कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपने खाना बनाने के समय को जो है वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है वीडियो बनाने के लिए। उन लोगों के लिए भी बनाना पड़ता है ना कि जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है और जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो लोग सोच रहे होंगे कि यार ये सब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबको लेके चलना होता है ना, इसीलिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए क्या है, सब कुछ जो है हर सवाल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर इस मेहनत को जो है आप लोग समझ पाओगे थोड़ा सा भी, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि यार आप लोग भी कोशिश करो उधर। ये मत कहो कि यार आप लोगों के पास में टाइम नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना टाइम जो है इस तरीके से निकाल रहा हूँ, मतलब कि अपना खाना खाने का जो समय है जो मैं इसमें ये कर रहा हूँ। खैर ये बात तो मैं अपने आप से बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में जो है मुझे याद रहे कि हाँ मैंने ऐसे दिन जो है निकाले थे, और मेरे पास में प्रूफ भी रहेगा वीडियो ये। चलो क्या करेंगे यार, बहुत बुरे दिन चल रहे। चलिए आते हैं 11वें सवाल पर। ए जो है बी से तेज चलता है, ये एक पहली चीज आपको उसने क्लियर कर दिया है। दूसरी चीज बोला है ए और बी में से प्रत्येक 24 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है, उनकी चालों का योगफल आपको 7 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और उनके समय का योगफल जो है 14 घंटे दिया है, और आपको पूछा है कि ए की चाल क्या है। देखो यहाँ पर आपको स्पीड जो है ए और बी की जो स्पीड है उनका आपको दिया है 7, ठीक है, योगफल, और टोटल अंतर आपको दिया है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल दूरी या डिस्टेंस बोलेंगे, ये है 24, और उनको लगने वाला समय भी दिया है, ठीक है, यानी कि इनका योग टी ए और टाइम टेकन बाय बी इक्वल टू 14। इस तरीके से 3 इक्वेशन दिया है, 3 कंडीशन दिया है। और एक चीज बोला है कि ए का समय ए की गति जो है ए बी से तेज चलता है, यानी कि ए की गति ज्यादा है, तो आपको आंसर निकालना है। ए के बारे में पूछा है, तो देखो आपको क्या है ना, इस सवाल में आप लॉजिक भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पहली चीज दोनों का एडिशन जो है समय का कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। आपको उसने पूछा है कि गति क्या होंगी ना, गति अगर ऐसी कोई, देखो 7 दिया ना, तो 7 के 2 हिस्से करके देखो क्या हो सकता है। इसके अगर 2 हिस्से करूंगा तो 4 और 3, क्योंकि ए की गति ज्यादा है तो मैंने 4 लिया है। देखते हैं ना तुक्का मार के, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपको जो है ज्यादा मतलब के इक्वेशन तैयार करने जाओगे बहुत समय लग जाता है, तो कभी कभी गेस करना भी बहुत जरूरी है। अगर इसकी गति 4 है, आप यहाँ पर फिर दूसरी ले सकते थे, 5 और 2 लेते थे, फिर 6 या 1 ले सकते थे। ज्यादा से ज्यादा कितने ऑप्शन ले सकते थे, आपको ऑप्शन में जो दिख रहा है, अगर ऑप्शन में आपको 4 दिया होगा तो आप 4 ले सकते हो ना। और उसने क्या बोला है, एक ही चाल क्या है पूछा है। यार मैंने सवाल बराबर लिखा कि नहीं पता नहीं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर यहाँ पर उसने चालों का योग बोला है ना, बराबर है, गति का योग दिया है हमको, तो देखो यहाँ पर अगर इसकी चाल जो है 4 है, तो हमको पता है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो है आप स्पीड बोलो तो आपको क्या मिलता है, टाइम मिलता है, कि कितना टाइम लेते हैं ये। तो अगर यहाँ पर इनका एडिशन जो है बराबर 14 आएगा, तो हमारा जो है आंसर बराबर है, इसका मतलब 4 और 3 ही बराबर रहेगा। तो देखते हैं, 4 से अगर डिवाइड करूंगा 24 को तो कितना आएगा, 6 आएगा, और अगर यहाँ पर 4 से डिवाइड करूंगा 3 से, तो इसका कितना आएगा, 8 आएगा, यानी कि इसका टाइम 6 हो गया ए का, बी का टाइम 8 हो गया। देखो दोनों का एडिशन भी 14 आ रहा है टाइम का, ठीक है।
तो हमारा आंसर क्या है, इसका मतलब 4 और 3, इसका मतलब जो है ए की जो स्पीड रहेंगी वो 4 है, बी की स्पीड जो है 3 है, क्योंकि ए की गति ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका आंसर 4 होना चाहिए। अगर उसने गति पूछा है तो 4 रहेगा, और अगर उसने समय पूछा है तो ए को कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे, और बी को जो है 8 घंटे लगेंगे। अब आपको देख लेना है कि क्या पूछा है, मैं देख नहीं सकता क्योंकि मैंने जो है एक ही मोबाइल में जो है ये सवाल लिख के रखा है, या फिर मेरे मोबाइल में ये सवाल है, बुक में नहीं है। ठीक है, कभी कभी मैं गलती ही कर देता हूँ लिखने में, तो मुझे नहीं पता, आप लोग देख लीजिए। 12 नंबर के सवाल पर आते हैं अभी। क्या है कि ये बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए क्या है ना, मैंने एक दूसरा मोबाइल खरीदने की भी जो है अभी डाला है अमेजोन पे। देखते हैं 27 तारीख तक के आएगा वो, तब मेरा शायद जो है काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएंगी काम करने की। तब तक जो है एक बहुत मुश्किल होगा मुझे, बहुत टाइम वेस्ट होता है मेरा वाला। 12 नंबर का सवाल, एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है। यदि वह किसी वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ कितना होता। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज, आपको खरीदी मूल्य तो आपको पता होता है 100% होता है, लेकिन आपको जो उसका बिक्री मूल्य है वो सीधी सी बात है 20% लाभ वो कमा रहा है, तो उसने 120% पे बेचा है ना वस्तु को। लेकिन अब वो बोल रहा है कि इसके दुगने पे अगर वो बेचता तो कितना लाभ होता। तो बहुत ही सिंपल हो गया ये तो, उसने दूसरा बिक्री मूल्य किसके दुगने करने के लिए बोला, इसका, ना कि इसका। तो यही पे गलती कर रहे हो बहुत लोग। तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 240। अब उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो सीधी सी बात है प्रॉफिट तो इसके ऊपर में रहेगा ना, तो इसके ऊपर में कितना जा रहा है, 140% हो गया। यार ये तो आप आराम से कर सकते हो, जिन्होंने गलत किया है ना यार वो इसको याद रखो। 13 नंबर का जो सवाल है वो क्या है ना, कुछ कुछ सवाल जो है ना इसमें गलत भी दिए, मुझे ऐसा लगता है पूछने का जो तरीका है। यहाँ पर बोला है कि 1950 रुपये में नगद मूल्य देकर घड़ी खरीदता है, और जो है 2200 रुपये में 1 वर्ष के लिए उधार बेच देता है। यदि ब्याज की दर 10% वर्ष हो तो उसे कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। कभी कभी सवाल नहीं समझ में आता तो तुक्का लगा लिया करो। सीधी सी बात है, अगर 10% 2200 पे लगाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो 10% इस पे तो लगा नहीं सकते, तो 1950 पे लगा के आप देखे होंगे तो शायद आपका आंसर आ गया होगा। 1950 पे 10% यानी कि 110% हो जाएगा। ये 110% हो गया यानी कि ब्याज के साथ में। तो कितना हो बन रहा है देख लेते हैं, एक एक जीरो कैंसिल हो गया, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 55, 9, 5, 99, तो 4, 10, 11 कम 11, 21। ठीक है, इतना हो गया यानी कि ब्याज के साथ में। अब आपको उसने क्या बोला है कि 2200 रुपये में उसने बेच दिया, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ। तो मान लेते हैं कि उसने जो है कुल इतने में जो है ब्याज के साथ में खरीदा और इतने में बेचा, तो इसमें प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है, 55। और अगर आप इस पे निकालने के जाओगे तो सीधी सी बात है 55 के ऊपर में ऑप्शन दिया भी नहीं है, तो इसमें लॉजिक लगाना था। कभी कभी सवाल जो है आपको गलत दिए रहते हैं, आपको समझना पड़ता है बस। तो इसमें बहुत सारे जगह पे जो है गलतियां हैं, प्रिंट मिस्टेक है सवालों में। 14 नंबर का जो सवाल है इसको हम दो तरीके से करेंगे, आपको जो तरीका अच्छा लगता है उससे कीजिएगा। नहीं नहीं, एक ही तरीका ठीक रहेगा। 4 साल दिया ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो है 3 साल का दिया आपको 800 रुपये, और 4 साल में जो है ये बन जा रहा है, यानी कि ये आपको मिश्र धन दिया है 800 रुपये 3 साल का और 4 साल का। और ब्याज की दर पूछा है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होंगी। देखो सीधी सी बात है, ब्याज की दर दोनों कंडीशन के लिए एक है, मूलधन भी दोनों के लिए एक है। तो हम जो है 3 साल का और 4 साल का जो है इकट्ठा जो ब्याज हो रहा है मिश्र धन के रूप में वो निकाल लेते हैं। 3 ईयर का अगर मैं निकालूं, फॉर 3 ईयर,
तो 3 ईयर का फॉर्मूला क्या होता है? 3 ईयर का मिश्र धन वो हमको दिया है कितना? 800 रुपए। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? जो हमारा मूलधन होता है P इंटू 1/100 और जितने साल का है उतना। ठीक है। तो देखो यहाँ पर P मतलब के क्या है? हमारा मूलधन है। ठीक है, जो कि हमको दिया नहीं है। तो ये 3 साल के लिए हो गया। अगर 3 साल का निकालने जाते तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते, लेकिन अगर उसने आपको 4 साल के लिए बोला तो यहाँ पर 4 लगा देते बस। 840 इक्वल टू P इंटू 1/100⁴। अब आपको क्या करना है? सीधी सी बात है, ये प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन तो दिया नहीं है, तो इसको डिवाइड करके क्या कर देते? कैंसिल कर देते। सीधी सी बात है, P और P कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पर यहाँ पर रेट रहता है, R रहता है। मैंने गलत लिखा है। ठीक है, 1 प्लस रेट अपॉन 100 होता है, जो दर होता है हमारा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। 3 साल का निकालना है, 4 साल का निकालना है, 5 साल का निकालना है, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है, ये बड़ी संख्या है ना, तो इसको हम यहाँ पर ऊपर ही लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। तो इनसे इसको डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा? 840/800 और इधर क्या हो जाएगा? P अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 और रेज़ टू द पावर 4 और P अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 3। अब सीधी सी बात है, ये 3 टाइम है, ये 4 टाइम है, तो इसको पहले तो P कैंसिल कर दिया हमने, क्योंकि हमारे पास मूलधन तो दिया नहीं था। यहाँ पर भाग दोगे तो आपका जो है आंसर यहाँ पर 21/20 आ गया। और सीधी सी बात है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 3 कैंसिल हो गए, कितने बचे? 1 बचे, है ना। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या बचा? 1/R/100, है ना। अब इसके ऊपर में 1 बचा है, तो वो लिखने की आपको जरूरत नहीं। तो आपको अभी R की वैल्यू निकालना है, यानी कि रेट निकालना है। तो इस 1 को इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे? 21/20 माइनस 1 इक्वल टू R/100। आप इसमें से माइनस कर दोगे तो कितने हो जाएंगे? 1/20। क्या आ गया? 1/20 इक्वल टू R/100। अब आप 100 को इधर लेके आ जाओ, या यहाँ से डायरेक्टली डिवाइड कर दो। 25 या 100 और R की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। कितना? 5%। 15 नंबर का सवाल आप लोग कर सकते हो, उसका आंसर 1:1 है। वैसे मैंने लिखा नहीं है सवाल। 16 नंबर का सवाल भी आप कर सकते हो। आपको बोला है वृत्तों में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो सीधी सी बात है, स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है? जो कि हम इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं, जो कि ये सर्कल के हिस्से से स्पर्श होकर जाती है। तो सीधी सी बात है, दोनों को स्पर्श होना चाहिए। तो ऐसे कितने टेंजेंट बना सकते हैं हम? 1 2 3 हो गया। ये जो सवाल है ये अलजेब्रिक इक्वेशन का सवाल है। इसके पहले हमने देखे थे a प्लस 1/a और हमको निकालना होता है a² प्लस 1/a²। मैंने आपको बताया था प्लस अगर है तो आपको क्या कर देना है? माइनस करना है। माइनस क्या करना है? -2 करना है, स्क्वायर करना है। तो लेकिन याद रखना है कि इनकी जो पहले वैल्यू है उसका भी आपको पहले क्या करना है? वर्ग करना है, फिर उसके बाद में माइनस करना होता है, जो भी। ठीक है, जितना आपको करना है। जैसे कि 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे, कितना आ गया? 4। आप 4 में से अभी जो है यहाँ पर प्लस था ना, तो इधर जाके माइनस होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। आते हैं 21 नंबर के सवाल पर। आपको सवाल में हमेशा जो है एक ध्वज स्तंभ या कोई वस्तु दी रही होगी।
अब इस सवाल में ध्वज स्तंभ दिया है जिसका जो शीर्ष भाग है और जो नीचे का भाग है यानी कि बेस जो है, ठीक है, यानी कि बेस से जो है यानी कि पात से जो है 30 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण क्रमश 45 डिग्री और 30 डिग्री की 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ध्वज की आपको ऊंचाई पूछा है, तो आपको पहले तो ये समझना है कि ये जो एंगल बन रहा है ये कैसे बन रहा है या किस तरीके से बन रहा है। उसके बाद में उन्नयन कोण क्या होता है ये भी समझेंगे, और ये जो 30 मीटर की दूरी पर बन रहा है उन्नयन कोण, ये किसके बारे में बता रहा है, ये 30 मीटर क्या है ये भी समझेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कि कोई जैसे कि मान लेते हैं कोई इंसान है जो कि एक वस्तु को देख रहा है, या फिर अब इस सवाल में तो आपको एक ध्वज दिया है, ठीक है, ध्वज स्तंभ दिया है जिसकी ओर ये देख रहा है। तो याद रखना है जब हमारी आँख से जो हॉरिजॉन्टल जो रेखा जाएंगी, सीधी सी बात है ना, हॉरिजॉन्टली अगर हम देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली जो रेखा जा रही है उसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे, और एक दृष्टि रेखा जिसे हम कहेंगे कि यदि हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी एक जो है सीधी रेखा जाएंगी आँख से, तो उसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। जो हमारा टारगेट है, जैसे कि हमारा टारगेट इसमें क्या है, ऊपरी हिस्सा ध्वज है ना, तो जो कि किस में लगा हुआ है, एक स्तंभ पर, एक स्तंभ के साथ में जुड़ा हुआ है ना, इस तरीके से। तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। अब आपको सवाल में जो है ये जो उन्नयन कोण दिया है देखो आपको ये समझना है ध्वज का जो ऊपरी हिस्सा है उसके साथ में जो कोण बन रहा है ये है 45 डिग्री, और ध्वज का जो नीचे वाला हिस्सा हो गया है ना, उसके साथ में जो कोण बन रहा है क्षैतिज रेखा के साथ में, तो वो है 30 डिग्री। ये आपको सवाल में बोला है। अब आपको सवाल समझ में आ गया है कि 45 डिग्री और 30 डिग्री क्या बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है। अब आपको सवाल में पूछा क्या है ये भी समझते हैं। तो सवाल में आपको ध्वज की ऊंचाई पूछा है। ये जो हमारा भारत का तिरंगा है ये हमारा क्या है, ध्वज है। आपको इसकी ऊंचाई पूछा है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई मान लेते x है। अब आपके पास में और आपको क्या दिया है, देखो आपको उसने बोला है कि ये जो उन्नयन कोण है ये कितने दूरी पर बन रहा है ये आपको दिया है। तो ये बन रहा है 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा प्रेक्षक है ये 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो ये कौन बता रहा है 30 मीटर की दूरी, हमारी क्षैतिज रेखा है ना, हमारी क्षैतिज रेखा बता रही है, तो हम मान लेते हैं 30 मीटर। अब हमको जो है ये जो आगे में दिख रहा है ध्वज स्तंभ नीचे से ऊपर तक, ये हमारा जो है क्या है, हाइट है, हमारी ऊंचाई है मान लेते हैं। तो इसी से जो है आपको जो है ध्वज के नीचे जो स्तंभ दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, उसको हमने h माइनस एक्स मान लिया। सीधी सी बात है ना कि h में से अगर ध्वज का हिस्सा निकाल देंगे तो आपको जो नीचे वाला स्तंभ दिख रहा है लोहे का, उसका भी आपको जो है क्या मिल जाएगा, परिणाम मिल जाएगा, वो भी आप आंकड़े में बता पाएंगे। अब इस तरीके से पहले तो आपको जो है एडजस्टमेंट सब कर देना है। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। अब देखो आपको सबसे पहली चीज़ पता करनी है हाइट, जो कि आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
tan 45 डिग्री। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको है, तो आपको पता है कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट जो है क्या होता है, tan होता है। अपोजिट में जो दिख रहा है, देखो एंगल के अपोजिट यानी कि उन्नयन कोण के अपोजिट की जो भुजा है वो आपको कौन सी दी है, ए बी। और जो एडजेसेंट यानी कि जिसके साथ में कोण के साथ में जुड़ी जो रेखा है वो है बी सी। बी सी आपको दी गई है कितनी है, 30। और आपको हाइट निकालना है, tan 45 होता है 1। और जब आप 30 को उधर लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा 30 इंटू 1 यानी कि 30h आपको मिल गया, यानी कि हाइट आपको मिल गई है 30। इसी का इस्तेमाल करके जो है अब हम किसके बारे में निकालेंगे, AD के बारे में निकालेंगे। देखो आपको AD पूछा है, आप नीचे वाले डायग्राम में भी देख सकते हो कि AD कौन सा हिस्सा दिखा रहा है, ध्वज का। ये जो हमारा ट्राई कलर ध्वज है उसके बारे में बता रहा है, उसकी ऊंचाई आपको पूछा है, यानी कि हमको फाइंड करना है x। लेकिन x हम फाइंड नहीं कर पाएंगे अगर देखा जाए तो, क्योंकि उन्नयन कोण जो है हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ में बनता है। तो आप अभी जो है कौन से कोण का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधी सी बात है, अभी आप जो है यहाँ पर C से D तक जो कोण बन रहा है उसी का इस्तेमाल करके जो है आगे का जो आपको दिया है उस पार्ट को आप निकाल सकते हैं, है ना। जैसे अभी हमने इसके पहले निकाला, तो अभी भी जो है इस पार्ट का इस्तेमाल करके आपको आगे का पार्ट निकालना है। इसीलिए हमने क्या किया कि ऊपर भी x लगा दिया, नीचे में भी x लगा दिया, कि अगर हमारा ऊपर से नहीं निकले तो हम कम से कम जो है नीचे से जो है फॉर्मूले से हम इस वैल्यू को निकाल पाए। हमारी वैल्यू में आप देख रहे हैं h माइनस x दिख रहा है और h हमने निकाल लिया है जो कि कितना है 30। अब आप आसानी से समझ गए कि आपको क्या करना है, फिर से फॉर्मूला लगाना है किसका, tan का। तो आप दिमाग में सोचिए कि क्या फॉर्मूला हो सकता है। अभी हमने देखा क्या था फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट की भुजा कौन सी है, h माइनस x, और यानी कि वो है BD, और हमारी जो एडजेसेंट भुजा है वो है BC। अब एंगल कौन सा बन रहा है D के साथ में, यानी कि DCB हमारा एंगल है 30 डिग्री का ना। तो हम यहाँ पर tan 30 लेंगे। tan 30 की वैल्यू आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, वो है 1/√3। और BD की वैल्यू भी पुट कर देंगे, h माइनस x। BC की वैल्यू है 30। अब आप 30 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 से कम 30, है ना। उसके बाद में आपको याद रखना है, देखो अभी √3 से जो है हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी √3 नीचे आता है तो उसको आप ऊपर और नीचे उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये आप वर्ग और वर्गमूल में सीख चुके हैं। तो क्या हो जाता है, नीचे वाला √3 जो है कैंसिल हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है। इससे क्या मिलेगा आपको, रूट कैंसिल हो गया तो 3 बचेगा और आप अब डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम बाद में डिवाइड कर पाए। अगर मैं ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो मुझे पूरा √3 से डिवाइड करना पड़ता, जो कि मैं कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है वैसा करना। ये आसान तरीका होता है। अब आप 3 से डिवाइड कर सकते हो 30 को, तो आपको क्या मिलेगा, 10√3 और इक्वल टू 30 माइनस x। उसके बाद में √3 की वैल्यू आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि 1.732। ये हम वहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यानी कि 1 पॉइंट आपका और आगे चले जाएगा, है ना, और सॉरी पीछे चले जाएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 10 के साथ में, 10 है ना। तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा 17.32, जो कि बाद में आप उधर लेके जाओगे और माइनस करोगे 30 में से तो आपको मिलेगा 12.68।
ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। तो आपको अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, और ये सवाल जो है आप जो है बहुत अच्छे से जो है आगे भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल का जो पहला पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है। क्या बोला है कि उसने अभी प्राइस जो है 20% बढ़ाया है। तो मान लेते ना पहले का प्राइस उसका क्या था, 100 था, अभी जो है 120 हो गया। तो चलो इसके बीच का जो रेशो है हमको मिल गया है 100 और 120। तो मान लेते हैं अभी जो प्राइस का रेशो है वो हो जाएगा 5:6। आप डिवाइड करके इसको निकाल सकते हैं। इसका ही अपोजिट जो है क्वांटिटी का रेशो होता है, मतलब कि 6 इधर आ जाएंगे, 5 इधर आ जाएंगे। अब उसने हमको क्या दिया, इसके बीच का डिफरेंस ऑलरेडी दे के रखा है कि कितना है 2 kg का, जो कि आपको सवाल में दिया ही है कि उसको जो है अभी 2 किलो कम मिल रहा है 50 रुपये में। ठीक है, तो क्वांटिटी का रेशो हमको यहाँ से पता चल गया, और उसके बाद में जो डिफरेंस था वो तो पहले से दिया था। अब एक यूनिट जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है डिफरेंस 5 और 6 के बीच का एक यूनिट का डिफरेंस हो गया 2। अगर ये एक यूनिट का डिफरेंस 2 है तो इसका मतलब जो है आप यहाँ से ऑप्शन से भी समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो 6 यूनिट का जो है आंसर कितना हो जाएगा, प्राइस 6 क्वांटिटी यानी कि कितना हो जाएगा 12 के बराबर है ना, 2 × 6। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 12। जो 20 नंबर का सवाल है उसमें आपको बोला है अर्धवार्षिक दर से, जब अर्धवार्षिक बोला है यानी कि 6 महीने का ब्याज लगाना है। तो जो आपको दर दिया है 10%, दर का मतलब रेट आपको दिया 10%, तो ये वार्षिक हो गया, 1 साल का हो गया। तो हमको 1 साल का नहीं चाहिए, हमको अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने का चाहिए। तो इसीलिए हम इसका आधा कर देंगे, तो 5%। उसके बाद में आपको कितना बनाना है, उसको मिश्र धन 926, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 800 के ऊपर में जो है कितना गया है 926.10। कितने का डिफरेंस दिख रहा है 126.10, यानी कि 3 साल में इतना आना चाहिए। ठीक है, 3 साल में नहीं, लगभग जो है यहाँ पर पता ही चल जाता है साल में। अगर नहीं समझ में आता है ना तो 5% बोला है उसने, ठीक है, 5% इसका निकाल लो। साधारण ब्याज तो कम से देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना, ज़्यादा अंतर नहीं होता, 6 या 2 या पॉइंट का फर्क होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर बीच में। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकाल देना सीधा सीधा। जैसे कि अभी सीधी सी बात है, अर्धवार्षिक हमने पहले ही कर लिया है तो 3 बार कर दो, यानी कि 3 साल का मतलब कि 1.5 साल का हो जाएंगे एक तरीके से, है ना। 6 6 6 1.5 साल हो जाएंगे। तो 3 बार करेंगे साधारण ब्याज इसका, यानी कि 1.5 साल का हो जाएगा। ठीक है, 5% के हिसाब से देखते हैं कि कितना आता है। 120 भी आ गया तो भी जो है हम मान लेंगे कि यही हमारा आंसर है। कितने हो गया 8 24, 24 गुना 5 120, तो 120 तो आ ही रहा है। अगर आपको चेक करना है तो फिर आप चेक कर सकते हो इससे। आपको पता है 3 साल में क्या होता है, कितने डब्बे बनते हैं। पहले साल का आपको पता है कितना निकल जाएगा। अगर यहाँ पर 1 होता तो 8 गुना 3, 8 गुना 5 होते 40 होते, 40 40 40, ये हो गए 3 साल का साधारण ब्याज। ये जो डब्बे होते हैं ये हमको बताते हैं क्या, कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर है। हमारा कितना है 26 का है। 40 का 5% निकालो, 5% निकालना आसान है, एक जीरो कम कर दो और आधे कर दो, तो कितने हो गए 2, है ना। 5% मतलब क्या हो गया 10% के आधे, 10% हो गया 4, एक जीरो कम कर दिया, 10 के आधे 5 होते हैं, तो इसके भी आधे करना पड़ेगा फिर से। फिर यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, इसको अगर 10% निकालने जाएंगे तो क्या होगा 0.2 होगा। सीधी सी बात है, उसको आपको 5% में कन्वर्ट करना है, 10 के आधे 5, तो 2 के आधे 1, यानी कि 0.1, और ये कितने हो गए 6.1। ठीक है,
तो आपका जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का फर्क है वो भी आपको दिख रहा है, ये हो गए 126.1। 21 नंबर का जो सवाल है उसमें आपको 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं मोटाई के कितने सिक्के पिघलाया जाए ताकि आपको जो है 3 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या एवं 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का समवर्तीय बेलन बनाया जा सके, ऐसा बोला है। देखो बेलन बोलो, सिलेंडर बोलो या सिक्का बोलो, कुछ इस तरीके से ही दिखेगा, है ना। थोड़ा सा जो है इसमें अंतर रहेगा सिक्का भी नहीं बनेगा इस तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ जाओ यार, ये ऐसा मान लेते हैं कि कोई सिक्का है, बस ये उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो इनमें जो है बस इतना है कि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। तो आपको याद रखना है, सीधी सी बात है कि इसके जितने भी मतलब के मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर जैसे कि अब मुझे पता नहीं मैंने कितने सिक्के लिया यहाँ पर, मान लेते हैं ना कि x गुना सिक्के जो है मैंने लिया है, जो कि किसके बराबर रहेंगे, इनका जो भी क्षेत्रफल रहेगा वो किसके सॉरी क्षेत्रफल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जब भी आपको इस तरीके से दिया रहेगा तो हम इसको वॉल्यूम बोलते हैं या फिर घनफल बोलते हैं। तो इसका जो घनफल रहेगा, ठीक है, जैसे कि x गुना इसका जो घनफल है ये बराबर किसके रहेगा, ये हमारा जो बड़ा वाला बेलन बना है, ठीक है, या सिलेंडर बना है, इसके घनफल के बराबर होगा। तो आपको कितने लगेंगे ये हम यहाँ से काउंट कर लेंगे, या यहाँ से हम इस तरीके से इक्वेशन में लेंगे। तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम है, क्योंकि ये सिलेंडर जैसे ही दिख रहे ना। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर स्मॉल आर कितना गुना, एक्स गुना। तो देखो x गुना हमने कम से कम सिक्के लिए हैं जिसको हमको बनाना है और किसमें कन्वर्ट करना है, एक सिलेंडर में बनाना है। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर कॉमन है वो ये है, हाइट दोनों की अलग है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर इसकी त्रिज्या जो है 0.75 दिया है, 0.75 दो बार, और हाइट जो है इसकी कितनी है 0.02 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसकी त्रिज्या जो है हमको दिया है आधार, मतलब कि इसकी आधार की त्रिज्या बोला है, यानी कि 3 सेंटीमीटर जो है हमको दिया है, और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है, ठीक है। कितना गुना है, x गुना है, सीधी सी बात है। अब हमको जो है x गुना निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो इन सबको उधर लेके जाना पड़ेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.02। अब 75 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे 0.75 से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जितने पॉइंट है ऊपर में उतने जीरो लगा दो। तो 300, इसको भी 2 जीरो दे दिया, 300 हो गए, इसको भी 2 जीरो दे देते ना, तो ये हो गए 800। अब आप डिवाइड कर सकते हो 75 इंटू 75 इंटू 2, 75 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 आता है, ठीक है, और आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएंगे 400, है ना। तो ये आप सबको गुना कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, 6400 दिया है क्या, 640 दिया है, कहाँ गड़बड़ किया मैंने, शायद यहाँ पर 0.2 होना चाहिए, तभी जो है आपका आंसर आएगा वैसा। फिर यहाँ पर एक जीरो कम आ जाएगा, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 640, अगर 640 इसका आंसर ऑप्शन में दिया है तो। देखो आपको इसने क्या बोला है कि
जो पुष्पा की वर्तमान उम्र है रीता के 2 वर्ष पूर्व की जो आयु थी, यानी कि भूतकाल की जो आयु थी उसकी 2 गुनी है बोला है। यानी कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होंगी, ठीक है, अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू x है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू वर्तमान में 2x है, क्योंकि सीधा सा बोला है ना उसने कि रीता के 2 गुनी है, तो रीता की अगर x मान ले तो ये 2x हो जाएगा। उसके बाद में क्या बोला है, उनकी उम्रों का अनुपात जो अंतर जो है वो है सॉरी 2 का अंतर है, ठीक है, उनके उम्र के बीच में जो है कितने का अंतर है, डिफरेंस जो है 2 साल का है वर्तमान उम्र के बीच में। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है अभी उसकी उम्र, ठीक है। और तो पुष्पा की वर्तमान उम्र क्या है पूछा। इक्वेशन में अगर तैयार करेंगे तो इक्वेशन में कैसे कर सकते, सीधी सी बात है, इसकी 2 साल के बाद की उम्र क्या हो जाएंगी, x+2 हो जाएंगी ना, है ना। और सीधी सी बात है ये वर्तमान में तो इसका दुगना ही रहेगा, तो इस तरीके से इक्वेशन आपको मिल जाएगा। इनके बीच का जो अंतर है वो है 2x - x+2 = 2, अंतर बोला है ना, 2 साल का अंतर है वर्तमान उम्र के बीच में, तो ये 2x है। इसमें से माइनस होगा x तो क्या हो जाएगा x, और ये -2 हो जाएगा =2, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि x = आपको मिल गया 4। यानी कि ये अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका दुगना, यानी कि ये हो जाएगा 8। देखो x की वैल्यू हमारी कहाँ गड़बड़ हो गया है। एक मिनट, बराबर है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसकी 2 साल पहले की आयु हमको मिल गई है 4, इसका दुगना अब यहाँ पर करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा कितना 8, 4 का दुगना 8, है ना। तो यानी कि पुष्पा की वर्तमान आयु कितनी रहेंगी, 8 रहेंगी। और यहाँ पर अगर इसकी भी पूछा होता तो आप इसकी भी निकाल लेते, क्योंकि 2 का अंतर है, ये छोटी है 2 साल से, तो ये हो जाती 6। देख लो 4 में 2 मिला दिया 6, यानी कि पुष्पा की आयु कितनी होंगी, 8 वर्ष होंगी।